ओके बच्चों, पार्ट 1 में हमने देखा है क्या चीज कि हमारे पास Fe2+ अभी यूटिलाइज नहीं हुए हैं, वो हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है आयरन की सरफेस के ऊपर, और साथ साथ वाटर की फॉर्मेशन हो चुकी है ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से, और कार्बोनिक एसिड जो कि फॉर्म हुआ है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंस की वजह से। अब क्या होगा, अब हमारे पास जो आयरन होगा वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अब यहां पर रिएक्शन डबली स्पीड पर क्या होगा, इनिशिएट होगा। अब जो आयरन होगा अपनी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर क्या करेगा, एक तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के साथ रिएक्ट करने से पहले क्या करेगा, वाटर की प्रेजेंस की वजह से ये आयंस ऑटोमेटिकली मूव अप करेंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, मींस के एयर की तरफ ये क्या करेंगे, मूव अप करेंगे, अपने साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। जैसे ही इसका रिएक्शन होगा तो रिजल्ट में हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा जिसको कहेंगे Fe2O3.H2O। ये हमारे पास इन रिजल्ट हमारे पास एक ऑक्साइड बनेगा किस चीज का, एक आयरन का। तो देखो बच्चों 2Fe2+ हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ये हम बैलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1/2 ऑक्सीजन मीन हाफ मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए हो रहा है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली आप 2/2 भी लिख सकते हो, 2 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स भी, ये सिर्फ बैलेंसिंग के लिए हो रहा है। ठीक है, प्लस N+2H2O। यहां पर N+2, N से मुराद है एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मींस कि आप कोई भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यूज कर सकते हो। और इन रिटर्न हमारे पास प्रोडक्ट बना है Fe2O3.NH2O। ये देखो प्रोडक्ट में भी हमारे पास N आया, मींस कि जितने आप वाटर मॉलिक्यूल्स लिखना चाहो प्रोडक्ट में भी उतने ही आपके पास ऑब्टेन होंगे। और रिजल्ट में क्या आ गया है, 4H+ अगेन। ये चीज जो होती है रस्टिंग ऑफ आयरन को दोबारा स्पीड अप करती है। ये मेन पॉइंट है 4H+ का, कि 4H+ हमारे पास दोबारा बन गया है। ठीक है, और देखें एक साइड के ऊपर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं, कार्बोनिक एसिड स्पीड अप बना रहे हैं, और एक के अंदर जब हमारे पास प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है दोबारा 4H+ बन रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो होगा वो ट्रिपलेट स्पीड के ऊपर दोबारा इनिशिएट होगा और दोबारा चलेगा। और रस्टिंग ऑफ आयरन का जो रिएक्शन होगा वो स्पीड अप से स्पीड अप होता ही जाएगा, और रस्टिंग ऑफ आयरन स्पीड अप से होती हुई मुकम्मल तौर पर आयरन को रस्ट कर देगी। Corrosion is slow and continuous eating away of metal by the stony material. It is a redox chemical reaction that takes place by the action of air and moisture with the metals. The most common example of corrosion is rusting of iron, हमने पढ़ लिया है। Corrosion is general term but corrosion of iron is called rusting। मैंने आपको बताया कि जब भी हम स्पेसिफिक मटेरियल के साथ कोई मेटल के साथ लिंक कर जाते हैं कि corrosion इस मेटल की हो रही है, तो हम उसको स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। corrosion एक जनरल टर्म है, ठीक है, किसी भी मेटल की हो सकती है, लेकिन जैसे ही हमने स्पेसिफिक कर दिया कि आयरन की corrosion हो रही है तो उसको हम कहेंगे रस्टिंग। The important conditions for rusting in moist air having water vapors in it. There will be no rusting in water vapors free of air or air free of water. Most important बात, जब तक हवा के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा या एयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होगी, ये 3 चीजें जो हमारे पास होनी चाहिए रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और O2। अगर ये 3 चीजें हमारे पास आयरन के पास ना हुई तो रस्टिंग इम्पॉसिबल है, रस्टिंग हो ही नहीं सकती। यही तीनों फैक्टर्स जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोवोक करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देख रही थी आपके पेपर्स के बारे में, तो वो बता रहे थे कि आपके जो इस दफा पेपर्स आएंगे वो 25% एनालिटिकल बेस्ड पे होंगे, मींस कि आपको बुक में से ही आएगा लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस आएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ गया कि कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स हैं जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रोवोक करते हैं, उसको इनिशिएट करते हैं, तो आपको ये ध्यान में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट और ऑक्सीजन ये स्पीड अप करते हैं या इनिशिएट करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। तो देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें जनरल मैकेनिज्म जो कि बुक पे आपकी गिवन है, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास आयरन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इन्होंने की है ऑक्सीडेशन की स्टेज के ऊपर, एनोडिक रीजन के ऊपर, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली मूव करेंगे ऐसी सरफेस के ऊपर यहाँ पर जाके ये यूटिलाइज हो जाएंगे जहां पर इनको देने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन हमारे पास एयर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और 4H+ हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बताया कहां से आया है, कार्बोनिक एसिड से। ठीक है, जब वो आयनाइज्ड हुआ है किसके अंदर, H+ के अंदर, और HCO3 नेगेटिव के अंदर, वहां से 4H+ आए हैं, और 4E नेगेटिव हमारे पास ऑलरेडी इस रिएक्शन से आ चुका है। तो इन रिटर्न हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, किस साइड के ऊपर, कहां पर हो रही है, जहां पर स्टेन एंड डेंट्स प्रेजेंट हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एयर के अंदर मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो इनिशिएट इतना नहीं करते हैं जितना कि
जहां पर स्टेन और डेंट्स प्रेजेंट है वहां वाटर की प्रेजेंस करती है, क्योंकि आगे का सारा प्रोसेस इस वाटर मॉलिक्यूल ने ही करना होता है। अब क्या हुआ है, ओवरऑल रिएक्शन देखें रेडॉक्स रिएक्शन तो क्या है, 2Fe प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव, ये बनाते हैं क्या, वाटर मॉलिक्यूल, और हमारे पास आयरन ऑक्सीजन स्टेट चेंज के साथ। अब यहां पर आयरन तो यूटिलाइज हुआ ही नहीं है, रस्टिंग अभी नहीं हुई है, तो क्या होगा, जो हमारे पास आयरन ऑक्सीजन स्टेट है ये क्या करेगी, ये एक्सेप्ट करेगी किस चीज को, वाटर मॉलिक्यूल को, और साथ साथ एयर को, ऑक्सीजन को, और ये आपस में अपना रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्ट ऑब्टेन्ड होगा, Fe2O3.NH2। NH2 का मैंने आपको बताया एन मीन एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वटएवर, प्लस 4H पॉजिटिव, और दोबारा हमारे पास जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ से वो निकल चुके हैं, और यही प्रोटॉन्स दोबारा कहाँ जाएंगे, यही प्रोटॉन्स दोबारा जाएंगे और यहाँ पर सेकेंड रिएक्शन के अंदर इनिशिएट करेंगे रिएक्शन को, O2 प्लस 4H पॉजिटिव, और दोबारा वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, और ये रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा, और ये पूरा का पूरा आयरन का जो सरफेस है, मींस अगर हमारे पास कार का डोर है या कोई भी चीज़ है, कोई नेल है, तो उसको मुकम्मल तौर पर ये रस्ट कर देगा, और इस चीज़ को ही कहते हैं लोहे को जंग लगना। ये बेसिकली टर्म है जो कि हम आम अपने घरों में यूज़ करते हैं कि लोहे को जंग लग गया है, वो इसी वजह से लगता है, ये उसके पीछे केमिस्ट्री है। और अगर बच्चों हम इसकी डायग्राम देखें जो कि प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, आयरन की एक लेयर है, आयरन की लेयर के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हमने इसको कह दिया है एनोडिक रीजन। आयरन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन हुई है तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑटोमेटिकली मूव करे हैं किस चीज के ऊपर, जहां पर हमारे पास H प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और H प्रोटॉन्स हमारे पास कहाँ से आए हैं, H प्रोटॉन्स आए हैं किसकी वजह से, H2CO3 की आयनाइजेशन की वजह से, मीन कार्बोनिक एसिड की वजह से, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है हमारे पास हवा के अंदर। ये तीनों चीजें आपस में मिली हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हुआ है। अब यही वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा इन Fe2+ के साथ। यहाँ पर Fe2+ प्रेजेंट है ना, ये H2O की लेयर, ये वही लेयर है जो कि हमारे पास प्रोड्यूस है किसकी वजह से, इस रिएक्शन की वजह से। ये रिएक्शन करेगी किसके साथ, Fe2+ के साथ, O2 फ्रॉम एयर, और ये हमारे पास रस्ट, यहाँ पर उन्होंने कलर शो भी किया हुआ है आपको, ये डार्क ब्राउन या डार्क ऑरेंज डार्क ब्राउन कलर होता है जो कि रस्ट का शो होता है, और यहाँ पर हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो प्रोसेस हो रहा है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मैं आपको ईजी और सिंपलेस्ट वे में समझाऊं, और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इसके अंदर कोई भी एक ऐसा पॉइंट मिस किया है जिसकी आपको समझ ना आई हो, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है या कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आपको कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ ताकि मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूँ। तो बच्चों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।